Hello, I'm Gaurav, and today we are going to complete the chapter from the Mughal history, and the chapter is the Mughal Empire. In this part of the chapter, we are going to discuss the agrarian policies of Mughal. The Mughal were best in creating the hierarchy. तो hierarchy जब create की जाती है तो वो best management के लिए की जाती है और मुग़ल इसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हायरार्की को क्रिएट किया और उस हायरार्की को मेंटेन करते हुए भारत जैसे बड़े भूभाग को बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया। मुग़ल की एग्रेरियन पॉलिसी को समझने से पहले आपको मुग़ल की हायरार्की सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। मुग़ल की जो हायरार्की सिस्टम है उस हायरार्की सिस्टम में हमें एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। किस तरीके से मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन में हर हायरार्की की एक टॉप पोजीशन होती थी और वो टॉप पोजीशन सीधे रिपोर्ट किया करती थी एम्परर को, यानी कि मुग़ल बादशाह को। वैसे तो कहना होगा कि मुग़लों का जो एम्पायर था वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था, यानी कि मुग़ल के इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत अच्छे से डिसेंट्रलाइज करके नहीं पढ़ सकते और ना ही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मुग़लों का एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ मुग़ल्स एम्पायर और या फिर कुछ मुग़ल एम्परर के अंडर जो भी पोजीशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रैंक्स आती थी वो अपने हद तक काफ़ी कुछ इंडिपेंडेंट भी थी। राजा टोडरमल ने अकबर के जो एम्पायर थे उस एम्पायर में अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग रीजन्स के लिए ऊपर जो टैक्स डिक्लेयर किया था उस टैक्सेशन सिस्टम का जो बेस था वो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वे था। टोडरमल ने जो टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो किया था वो टैक्सेशन सिस्टम रेंडमली डिसाइड नहीं हुआ था, रादर वो टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही क्लियर और बहुत ही केयरफुल सर्वे के बाद डिसाइड हुआ था। तो ये दिखाता है कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्पेशली अंडर द अकबर वाज नॉट रैंडम। वो कुछ हैपहैज़र्ड मैनर में बना हुआ एक सिस्टम नहीं था, बल्कि बहुत ही क्लियर विजन के साथ बनाया गया सिस्टम था। हालांकि इस सिस्टम में स्टार्टिंग में बहुत फॉल आउट हुआ थे, बट उस फॉल आउट के बाद जब 1530 और 1540 के दशक में सर्वे किया गया लैंड का, तो लैंड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और इस अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग साइकिल होती थी टैक्सेशन सिस्टम की, जो किसानों को बहुत राहत पहुंचाने वाली थी। तो अगर हम मुग़लों के एग्रेरियन सिस्टम को डिस्कस करें तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनकी हायरार्की सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा ताकि हम एग्रेरियन पॉलिसी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। मुग़लों की हायरार्की सिस्टम की अगर हम बात करें तो उस सिस्टम में हमें मनसबदारी सिस्टम समझना होगा। Although I already discussed this Mansabdari system in my previous video, but this time let's understand it better. देखिए स्टूडेंट, ये मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पर तीन चीज़ें डिसाइड होती थी। ये पहली चीज़ है किसी भी दरबारी की रैंक, दूसरी उसकी सैलरी और तीसरा उसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस सिस्टम को ऐसे समझिए कि जब एम्परर होते थे वो एम्परर किसी भी दरबार को या दरबारी को मनसब बनाते थे और मनसब बनाने के साथ उसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन अंडरटेक करने के लिए कहते थे। वो इम्पॉर्टेंट रीजन में वो मनसबदार की जो सैलरी फिक्स होती थी वो या तो कैश में होती थी या फिर काइंड में होती थी। इसका मतलब या तो मनसबदारी उस पर्टिकुलर रीजन से पैदा होने वाले कुछ पार्ट को अपनी सैलरी के तहत ले सकता है या फिर वही मनसबदार उस पर्टिकुलर रीजन में जो टैक्सेशन सिस्टम होता है उसका कुछ परसेंटेज ऐसा कमीशन अपनी सैलरी के लिए रख सकता था। इस मनसबदार सिस्टम के अंदर एक सिंपल फॉर्मूला था कि मनसबदारी सिस्टम एक एकता की तरह काम करता था। एकता का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो मनसब उस पर्टिकुलर रीजन में रहे जहाँ के टैक्सेशन की कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। वो अपने सर्वेंट को भी भेजकर उस पर्टिकुलर रीजन से टैक्स कलेक्ट किया कर सकता था। ना ये मनसब जो होते थे इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन डिसाइड होती थी
वो डिसाइड होती थी कि इन एक मनसब के अंडर कितने सवार हैं। यहाँ पे सवार का मतलब है कैवेलरी। नाउ कैवेलरी यानी कि घोड़े वाले सैनिक एक मनसबदार की पोजीशन को डिसाइड करते थे। मुगलों में जो सबसे हाईएस्ट कैवेलरी होती थी वो होती थी 7,000, और जो लोएस्ट होती थी वो होती थी 20। अब देखिए आप, सपोज अगर किसी के पास 7,000 सवार हैं तो वो 7,000 सवारी मनसबदार कहलाता था। इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन अकबर की नज़र में या फिर किसी भी मुगल एम्पायर की नज़र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसे 7,000 मनसबदार भी कह सकते हैं आप, 5,000 मनसबदार, 2,000 मनसबदार, 1,000 मनसबदार, 20 सवार मनसबदार। तो अगर आपको मैं इस तरह के टर्म यूज़ करूं तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इम्पॉर्टेंट पोजीशन का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि उसके अंडर कितने सवार हैं, और इसे जाट भी कहा जाता था। तो अब ये जो सवार होते थे वो पर्टिकुलर राजा यानी कि मनसबदार के लिए काम किया करते थे, और एक एक सिस्टम के तहत मनसबदार की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग थी। ये मनसबदार घुड़सवारों को आदेश देता था। ये मनसबदार उन घुड़सवारों का पूरा डिस्क्रिप्शन को मेंटेन रखता था, रजिस्टर करता था। जब भी कोई मनसब अपने सवार को रजिस्टर्ड करता था उसके बाद वो अपने घोड़े को ब्रांड भी करता था। ब्रांड का मतलब है घोड़ों को दाग देना, ताकि घोड़ों की संख्या को, घोड़ों की यह कह सकते हुलिये को, सवार के हुलिये को इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन में डालने के बाद जो मनसबदार होता था वो इंश्योर होता था कि किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी उसके सवार के अंदर ना हो सके। कोई भी बाहर का जासूस उनके सवार के बीच में आकर उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाहर लीक ना कर सके। तो ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं क्लोज एंडेड सिस्टम था, जहाँ पर ब्रांडिंग करने के बाद सैनिकों के रजिस्ट्रेशन के बाद सैनिकों को और घोड़ों को पहचानना और उनके मनसबदारों को भी पहचानना बहुत आसान था। तो ये मनसबदारी सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट थी मुग़लों के समय पर, और ये मनसबदार की पोजीशन, इनका ड्यूरेशन ऑफ वर्क सारा के सारा डिपेंड करता था कि वो बादशाह कितने समय तक इसके लिए उसको परमिट करता है। अकबर ने कई मनसबदारों को पनिशमेंट भी दी थी। फॉर एग्जांपल अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो जब मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वापस पहुंचा था दरबार में, तो हल्दी घाटी का युद्ध मुग़लों के पूरी तरीके से फेवर में ना होने की वजह से अकबर ने, जो राजा मानसिंह थे, 2 महीने तक उनकी दरबार में ड्यूटी बंद कर दी थी। मतलब उन्हें 2 महीने तक पनिश किया गया था कि वो दरबार में अपनी अटेंडेंस को शो ना करें। तो मनसबदार सिस्टम जो होता था वो पूरी तरीके से दया दृष्टि पर निर्भर करता था बादशाह की। बट ये मनसबदारी सिस्टम बहुत हद तक हमें बताता है कि मुग़लों के साथ जो सिस्टम चलता था वो सिस्टम एक हायरार्की के थ्रू चलता था। कई बार ये मनसबदारी सिस्टम में प्रॉब्लम भी आती थी। ये प्रॉब्लम आई थी लेट्स से औरंगज़ेब के समय पर। औरंगज़ेब के समय पर जो मनसबदार थे उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। औरंगज़ेब ने अपने मनसबदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसके पीछे कारण ये था कि औरंगज़ेब के जो राज्य थे वो अकबर से थोड़े से ज़्यादा थे। औरंगज़ेब के साउथ इंडिया और गोलकोंडा जो प्रांत हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में औरंगज़ेब ने राज्यों को अपने अधीन लिया था, और इस अधीन करने की वजह से मनसबदारों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो हुआ क्या था कि जब मनसबदार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो मनसबदारी जो यानी कि जो ज़मीन होती है वो सिकुड़ती गई। अब एक मनसबदार के पास काफ़ी कम ज़मीन होती थी, तो मनसबदार ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे, क्योंकि उनके पास पावर थी टैक्स लगाने की। तो कोशिश करते थे कि जितना रॉयल ट्रेजरी में वो लोग टैक्स भेज रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा टैक्स वो वसूल लें, ताकि उनके पास भी काफ़ी कुछ अमाउंट इकट्ठा हो जाए, चाहे वो इलीगल तौर पे इकट्ठा हो जाए। तो उस ज़माने में मनसबदारी प्रथा चलती तो थी, लेकिन उसके तहत जितने भी गांव थे, राइट, जितने भी गांव थे वो सारे के सारे गांव के जो किसान थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस मनसबदारी इस प्रथा के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि जो मनसबदार थे उनके अंडर जितने भी रीजन्स हुआ करते थे उन्हें सूबा भी कहते थे। नाउ सूबा एक ऐसे राज्य को हम कह सकते हैं जो एक मनसब के अंडर आता था, अधीन आता था। सूबा का जो छोटा हिस्सा होता था, यानी कि सूबा के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता था सरकार। सरकार के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो होता था परगना, और परगना के बाद सबसे लास्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था उसे बोलते थे गांव। तो ये गांव से परगना, परगना से सरकार, सरकार से सूबा, सूबे के ऊपर होता था उस पर्टिकुलर सूबे का सूबेदार, और इस पूरे सूबेदार को मैनेज करने के लिए ये जो मनसबदारी प्रथा थी ये बहुत ही प्रचलित प्रथा थी मुगलों के समय पर। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुगलों ने एडमिनिस्ट्रेशन को हायरार्की वाइज क्रिएट किया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथ रहे, और मुगलों की इनकम जो एग्रीकल्चर से आती थी वो भी आती रहे, और मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग बनता रहे और सेंट्रलाइज और ज़्यादा हो जाए। नाउ अब हम बात करते हैं मुगलों की एग्रेरियन पॉलिसी के बारे में। एग्रेरियन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मुगलों का जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन आता था वो किसानों से आता था। तो मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी एग्रेरियन पॉलिसी को स्ट्रांग करें। आपने पढ़ा होगा अलाउद्दीन खिलजी ने भी एग्रेरियन पॉलिसी के लिए काफ़ी कुछ वर्कआउट किया था, और उसने किसानों की और व्यापारियों की सहूलियत को देखते हुए किसानों की मंडियां बनाई थी जहां पर अनाज, फल मिलते थे। व्यापारियों के लिए घोड़ों की मंडी बनाई थी, इवन गुलामों की मंडी भी बनाई थी। तो हर शासक ने एग्रेरियन पॉलिसी के तहत टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ काम तो किए, लेकिन मुगल एम्पायर ने काम करने से पहले लैंड का सर्वे किया। तो अगर हम मुगलों के सर्वे की बात करें तो 1530 से 1540 के बीच में मुगल्स ने एक सर्वे किया था। 1530 से 1540 के बीच में राजा टोडरमल, मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ, कर चुका हूँ उस बारे में। राजा टोडरमल अकबर के इंपॉर्टेंट दरबारी थे जो उनका अकाउंट्स मैनेज करते थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा टोडरमल ने 1530 से 1540 के बीच में एक सर्वे कंडक्ट करवाया था। यह सर्वे एक बहुत ही केयरफुल सुपरविजन के तहत हुआ था। इस सर्वे के थ्रू उन्होंने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर सीजन के एक साइकिल पे टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। सपोज कीजिए कि कोई गेहूं की क्रॉप है, वो उसका जो साइकिल होता है उस साइकिल के तहत हर एक क्रॉप का टैक्सेशन को फिक्स कर दिया गया था, और इस फिक्स अमाउंट को फिर पर्टिकुलर सूबेदार या ज़मींदार कलेक्ट किया करता था। ये जो टैक्सेशन अमाउंट होती थी एक साइकिल की, इसे जब्त कहा जाता था। जब्त का मतलब होता है कलेक्शन। किसी किसान से या किसी गांव से कितनी जब्ती हुई, तो इसका मतलब होता था कि उस पर्टिकुलर किसान से कितना टैक्स आया है। ये जब्त सिस्टम जो कलेक्ट करता था उसे जमींदार कहते थे। अभी मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग लेवल बताए थे। मैंने बताया था किस तरह से सूबा होता है, सरकार होता है, परगना होता है, गांव होता है। इस लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते थे, चाहे वो गांव का ऑफिसर हो, चाहे वो परगना का ऑफिसर हो, चाहे वो सरकार का ऑफिसर हो, चाहे वो एक सूबे का ऑफिसर हो, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर, वो सारे ऑफिसर्स को एक ही पोजीशन से एड्रेस किया करते थे, और उस पोजीशन का नाम था जमींदार। तो जमींदार को वैसे तो आज लैंडलॉर्ड कहा जाता है, बट उस जमाने में जमींदार का मतलब होता है जब्त को कलेक्ट करने वाला। तो ये जमींदार जब्त को कलेक्ट किया करता था, और कलेक्ट करने के बाद फिर वो जो जब्त होता था यानी कि टैक्स होता था वो एम्पायर के पास जाता था, यानी कि सीधे रॉयल ट्रेजरी में जाता था, और अकॉर्डिंग टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रैंक उसे फिर सैलरी दी जाती थी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्वे हुआ था 1530 से 1540 के बीच में, इस सर्वे ने कई सारे लैंड की अलग अलग कैटेगरी भी डिवाइड की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात और अच्छी बात ये थी मुगलों की कि वो लैंड की कैटेगरी के हिसाब से ही टैक्स को डिसाइड किया करते थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंड था वो उसे कहते थे पोलाज। पोलाज का मतलब है वो लैंड जो काफ़ी फर्टाइल है, और उस लैंड में उगने वाले जो क्रॉप्स हैं
उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी होती थी। तो इनका टैक्सेशन सिस्टम भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता था। तो पोलाज अगर हम बात करें लेट्स से कि मुग़लों की जो सीट थी वो दिल्ली थी। दिल्ली के पास में यमुना नदी बहती है और यमुना के पास फिर गंगा है उसके पैरेलल में। तो यमुना और गंगा के बीच की जो फर्टाइल लैंड है, जैसे दोआब कहते थे, वो पोलाज कैटेगरी में आता था। यानी कि एक ऐसा लैंड जहाँ पर मैक्सिमम टैक्सेशन होता था। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न टैक्सेशन पॉलिसीज़ को, कि जितना अमीर आदमी होता है उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगता है, राइट। और जितना टैक्स कैटेगरी आप टैक्स ब्रैकेट के नीचे आते जाते हैं, आपकी इनकम ब्रैकेट के नीचे आते आते हैं, आपका टैक्सेशन कम होता जाता है। उसी तरीके से जो बहुत समृद्ध प्रॉस्पेरस पीजेंट्स या किसान होते थे, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता था, और वो जिन ज़मीन पे काम करते थे काफ़ी फर्टाइल होती थी और उसे पोलाज कहा जाता था। इसके बाद आते हैं पड़ौती पे। नाउ पड़ौती एक ऐसा लैंड है जिसे किसान 1 या 2 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया करते थे। क्यों छोड़ दिया करते थे? इसके पीछे रीज़न ये कि आज हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमारे पास बहुत ही सफोस्टिकेटेड फर्टिलाइजर्स हैं। अगर ज़मीन में किसी भी तरह की इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से फर्टिलाइज़र डालकर उस ज़मीन की इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग पेस्टिसाइड भी छिड़क सकते हैं जिससे फसलों को कीट पतंगे नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में जो फसलें होती थी वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती थी। इस वजह से जब किसान एक पर्टिकुलर लैंड पे कंटिन्यूस खेती करता था 8-10 साल तक, तो उस खेती के ज़मीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की कमी होती थी उसको अपने आप बढ़ाने के लिए किसान 1 या 2 साल के लिए उस ज़मीन को बिल्कुल छोड़ दिया करता था, कोई कल्टीवेशन नहीं होता था। इससे जो खेती की ज़मीन होती है वो अपने इंग्रेडिएंट्स को खुद रिगेन कर लेती थी, ठीक है। उसके लिए 1-2 साल लगते थे। 1-2 साल के बाद जब ज़मीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती थी, खाद वाद देने के बाद, तब वो ज़मीन को दोबारा से जोता जाता था और उस पर खेती की जाती थी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था प्राचीन भारत का या एंशिएंट भारत का, जिसके अंदर ज़मीन अपनी आवश्यकताओं को, अपने इंग्रेडिएंट्स को खुद रिग्रो करती है और वापस से तैयार हो जाती है फर्टाइल लैंड की तरह। तो पड़ौती वो ज़मीन होती थी जिनको 1 या 2 साल के लिए अनटच्ड छोड़ दिया जाता था, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता था। अब पड़ौती के बाद आता है छाछर। ये वो लैंड आता था जो 3 से 4 साल के लिए अनकल्टिवेटेड होता था। तो छाछर वो जमीन होती थी जो इरिगेशन फैसिलिटी से थोड़ी डिप्राइव्ड होती थी। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से इसे 3 या 4 साल के लिए छोड़ना पड़ता था अनकल्टिवेटेड। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि अगर कोई किसान 1 या 2 साल या 3 या 4 साल के लिए अपनी ज़मीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ देता है तो फिर वो करता क्या था? स्टूडेंट, पहले के ज़माने में किसानों की काफ़ी वैल्यू हुआ करती थी और खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो किसानों की जो ज़मीन थी वो कोई इसकी सीमा नहीं होती थी। सीमा तो डोडरमल ने डिसाइड की थी, लेकिन उससे पहले जो किसान था, अगर उसके पास ज़मीन है, सरकार के पास ज़मीन है, उस पर्टिकुलर विलेज पे ज़मीन है, तो वो क्या करता था, उस ज़मीन को छोड़कर वो कहीं और कुछ दिनों के लिए खेती करता था, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। वो अपनी ज़मीन को शिफ्ट करके कहीं और खेती करता था और उस ज़मीन को छोड़ दिया करता था। तो जो टैक्सेशन डिसाइड होता था वो उस ज़मीन के हिसाब से डिसाइड होता था जिस पे खेती हुई हो, ना कि जिस पे खेती बिल्कुल नहीं हुई हो। तो खेती जो होती थी वो नेट सोइंग एरिया के आधार पे डिसाइड होती थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऐसी ज़मीन जिस पे टैक्सेशन लगाया नहीं जा सकता है, उसे हम बंजर कहते थे। नाउ बंजर तो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं शब्द को। बंजर का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जो पूरी तरीके से इनफर्टाइल है। तो अगर आप इस खेती की सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि खेती की जो अलग अलग कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की, जो पहले 3 कैटेगरी है, इस पर टैक्सेशन लगता था, इस पर टैक्सेशन नहीं लगता था, क्योंकि ये एक ऐसी ज़मीन थी जिस पर कुछ भी नहीं उगता था। तो अगर हम मुग़लों के एग्रेरियन पॉलिसीज़ के बारे में ठीक से डिटेल में एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि मुग़लों की जो
एग्रेरियन पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी केयरफुल सर्वे के बाद लागू की गई थी। और इस इस सिस्टम के तहत जो किसान थे, मोस्ट ऑफ द पीजन वर वेरी हैप्पी। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर साल खेती अच्छी हो और किसान टैक्स देने के लिए तैयार हो। तो अंडर अकबर कई बार ऐसा भी हुआ था कि अकाल आया या बाढ़ आई, तो उस समय जो रॉयल ट्रेजरी की तरफ से या रॉयल फरमान के तहत उस पर्टिकुलर लैंड से टैक्स नहीं लिया जाता था, या फिर बहुत ही नॉमिनल टैक्स देकर उसे छोड़ दिया जाता था। यह सिस्टम ने किसानों को काफ़ी हेल्प की और इस सिस्टम के तहत किसान काफ़ी खुश भी थे। हालांकि ये जो पॉलिसी थी बाद में औरंगजेब के आते आते बदल गई थी, और इस पॉलिसी के तहत कई किसान औरंगजेब से नाराज़ भी थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम मुग़लों के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो हम ये पाएंगे कि मुग़लों के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर उनकी एग्रेरियन पॉलिसीज तक जो भी सिस्टम था उनका एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हायरार्की के तहत होता था। और इस सिस्टम को लागू करने से पहले एक डिटेल सर्वे किया जाता था। अगर आप पाएंगे बहुत एनालिसिस करने के बाद, तो आप देखेंगे कि आज की जो भारत सरकार है, वो भारत सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्टाइल है, वो बहुत हद तक पुराने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल की कॉपी है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हमने जो मॉडर्न स्टाइल की है एडमिनिस्ट्रेशन की या एग्रीन पॉलिसी की, वो पूरी की पूरी मुग़लों की या राजपूत राजाओं की कॉपी है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी शुरुआत, उसका बेसिक्स, जो भी हमारा हमने एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की है, बेसिक्स की है, वो बहुत हद तक मुग़लों की या राजपूतों की पॉलिसीज़ के साथ मेल खाता है। कई बार ऐसा भी हुआ था कि ज़मींदारों ने या मनसबदारों ने गांव वालों को परेशान करना शुरू किया, गांव वालों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। मुग़लों की एक ख़ास बात होती थी कि अगर ऐसा कुछ होता था तो एक पर्टिकुलर किसान सीधे जाकर वो स्पेसिफिकली मुग़लों के बादशाह से मिल सकता था। इस मामले में मैं जहांगीर की बात करना चाहूँगा। जहांगीर के समय पर एक चेन ऑफ जस्टिस होती थी, यानी कि न्याय की जंजीर। वो अपने महल के बाहर एक लोहे की जंजीर लटका के रखता था, जिससे कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि जो भी एक इंसान है जिसके साथ अत्याचार हुआ है, वो उस लोहे की जंजीर को बजाया करता था और सीधे अपनी बात एम्पायर को या कि एम्परर को रख सकता था। हालांकि मुग़लों का जो सिस्टम था वो काफ़ी कुछ नेगेटिव फॉलोआउट से भरा हुआ था। बट ये कहना होगा कि मुग़लों के सिस्टम में जो एग्रेरियन पॉलिसी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो केयरफुली असेसमेंट के बाद ही लागू हुई थी। तो इस चैप्टर में हमने एग्रेरियन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। थैंक यू।